जो अब तक नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। लौट आइए दोस्तों, इस संघर्ष की दुनिया में मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के लिए 50 डेज 50 मैराथन सेशन लेकर, और इस सेशन में आप सभी का 50-50 स्वागत है। दोस्तों इसमें जो सवाल लेकर के मैं आया हूं, एक झलक उन सवालों से मैं आपको मुलाकात कराता हूं। हर लेवल का सवाल है। सेलिएंट पोल से क्वेश्चन बना हुआ है, पहला क्वेश्चन। एनटीपीसी से दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है, लैंप से तीसरा। मतलब कि भाई साहब हर क्वेश्चन का लेवल अपने आप में बिल्कुल बवाल टाइप का है, और जिसका डिटेल मैं बहुत ही अलग तरीके से देने वाला हूं। तो भैया नोटबुक खोल के बैठना है ना, नोटबुक और कलम से क्रांति करने के लिए हर स्टूडेंट तैयार रहे। कलम अपने हाथ में जरूर रखना और कॉपी लेकर के बैठना। बाकी इसका जो पीडीएफ है देखना, बहुत अच्छे लेवल के सवाल है यार। मतलब एक बार आप देख लो ना, तो आप चाहे लाइन अटेंडेंट की, लाइनमैन की, अभी डीआरडीओ की वैकेंसी आ रही है 700 कुछ पोस्ट पर, जिसमें आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 700 सीटें हैं। तो सारे एग्जाम के लिए ये है, ऐसा नहीं कि केवल लाइन अटेंडेंट के लिए, सभी एग्जाम के लिए मैराथन क्लास है। तो इस मैराथन क्लास को, इस दिल से दिल तक की क्लास में दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला काम है सभी प्यारे दोस्तों का कि भाई दिल का इमोजी भेजिए, एक मेरे लिए एक प्यार का निशानी भेजिए। हमेशा से एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिश्ता होता है वो दिल का होता है ना। देखिए जो 50 डेज 50 मैराथन का 11 नंबर का क्लास है, हर क्लास का हम एक बहुत ही प्यारा प्लेलिस्ट तैयार किए हुए हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह लगा हुआ है। आप वहां से 1 बाय 1 करके देखेंगे, और एमसीवी का निचोड़ हम आपको यहां से देने वाले हैं। बहुत से बच्चे हैं जो नए जुड़ते हैं, तो उन सभी को बता दूं मैं कि सुबह 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है रोज के रोज, है ना। और हर क्वेश्चन जो मैं अभी आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं उसका पीडीएफ देगा ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जो कि नीमी टेक्निकल क्लास से बना हुआ है नाम से। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखना, इत्मीनान के साथ देखना, और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। भागना मत, मैराथन का मतलब होता है दौड़ना, चलना, है ना। अगर चलते चलते थक गए ना तो लुढ़कते हुए चलो, घिसटते हुए चलो, लेकिन भाई साहब रुकना नहीं है तब तक जब तक कि हमारी मंजिल ना आ जाए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉट 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 अल्टरनेटर आर यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टेशन, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टेशन मतलब क्या है, एचपीसीएल। अभी वैकेंसी आई थी ना एचपीसीएल में आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए, वहां से पहला क्वेश्चन मैंने उठाया भाई साहब। मतलब कि प्रत्यावर्तक का उपयोग जल विद्युत उत्पादन स्टेशन में किया जाता है। कौन से टाइप का जो हमारा रोटर है वो, समुन्नत ध्रुव यानी कि सेलिएंट पोल, असमुन्नत ध्रुव यानी कि नॉन सेलिएंट पोल यानी कि सिलेंड्रिकल पोल, रिंग टाइप या फिर टर्बो जनरेटर। ये समुन्नत ध्रुव टाइप का होता है। कौन सा, समुन्नत ध्रुव टाइप का एचपीसीएल प्लांट में यूज की जाती है। समझना, इसकी जो वाइंडिंग होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, है ना। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। चलो भाई, है ना, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाओ बिना चीर फाड़ के। तो इसके इस रोटर के अंदर, ये रोटर है, इसके अंदर कौन सा वाइंडिंग होगा, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होगा, है ना। इसकी जो पोल, इसके अंदर जो पोल होते हैं वो पोल होते हैं कम से कम 12 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 24। अगर 24 पोल अगर हम मान लें तो इसकी जो गति होगी ना वो कितना होगी, वो गति होगी 250 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में 250 चक्कर ये काटेगी, जो कि सीलिंग फैन के बराबर है ना। जो सीलिंग फैन है ना, उस फैन के बराबर इसकी गति होती है, बहुत कम गति होती है। अब आ जाओ यहाँ पर, चित्र को ध्यान से देखो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो सेलिएंट पोल टाइप का जो टर्बो अल्टरनेटर होता है, उसकी इतनी बड़ी साइज होती है ना कि जितनी बड़ी साइज एक 20 बाई 20 का कमरा होता है। आप खुद दे सकते हैं, 20 बाई 20 का कमरा से भी बड़ा साइज का अल्टरनेटर का रोटर है। अल्टरनेटर का रोटर इतना बड़ा है, ठीक है ना। और इस रोटर की गति मैंने आपको बता दिया। ये रोटर हमेशा क्षैतिज अवस्था में लगती है, ध्यान रखना। किस अवस्था में, क्षैतिज अवस्था में इसको स्थापित की जाती है ना, स्थापित की जाती है, क्षैतिज अवस्था में स्थापित की जाती है। और इसके जस्ट ऊपर में क्या होता है, टर्बो अल्टरनेटर।
टर्बो अल्टरनेटर या टर्बो जनरेटर फिट किया जाता है और वो 250 आरपीएम की स्पीड से धीरे धीरे घूमती है और फिर पावर का उत्पादन करती है ना। आपके लिए एक सवाल है मेरा कि जो हमारा HPCL प्लांट है अपने भारत देश का सबसे बड़ा कहाँ पर लगा हुआ है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और क्लास को शेयर कर देना मेरे भाई। जितने भी शेयर हैं, जितने भी दबंग हैं ना ITI क्षेत्र के, वो सब शेयर करेंगे एक बार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट यूज इन स्टीम प्रोड्यूस इन ए थर्मल पावर प्लांट? बताना भाई। थर्मल पावर प्लांट में NTPC है ना। थर्मल पावर प्लांट में जो भाप का उत्पादन कर रहा है, यानी कि भाप मतलब स्टीम का उत्पादन कर रहा है, वो कौन सा उपकरण है? बॉयलर भट्टी, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर या कंडेंसर? देखो, इसको हम कहते हैं ना बॉयलर भट्टी। पूरा चित्र बकायदा लेकर के आया हूँ, चीज़ें समझा करके जाऊँगा। ये बॉयलर भट्टी है NTPC का। ये देखो, ये बॉयलर भट्टी है, इसमें हम क्या डालेंगे? कोक मीन्स कोयला। कौन सा ग्रेड का कोयला? बिटुमिनस कोयला। अरे भैया, बिटुमिनस कोयला में ऐसा क्या है कि हम यूज करेंगे? क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान होता है 7600 किलो कैलोरी प्रति केजी, कैलोरीफिक मान होता है ना, जिसमें कार्बन की मात्रा 83% होती है। कार्बन की मात्रा, कोयला में कार्बन हमें ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसमें 83% कोयला है, बाकी सब राख है, सब वेस्ट है। 76 किलो कैलोरी, ये क्या है इसका? कैलोरीफिक मान है ना, कैलोरीफिक मान इतना होता है, इतनी क्वालिटी होती है इस कोयला में, इसीलिए बॉयलर भट्टी में हम ये वाला कोयला डालते हैं। ठीक है जी, हमने डाल दिया। ये कोयला इसमें जलेगी, जलने के बाद कोई भी चीज़ जलती है तो धुआं होता है। ये धुआं कहाँ से निकलेगी? ये धुआं यहाँ चिमनी में से निकलेगी। ये क्या है? ये कोयला का धुआं है। बाकी जो हीट है, उस हीट को हम लेंगे, क्योंकि ऊपर टंकी बनी हुई है, उस टंकी में पाइप में पानी भरा हुआ है। उस पाइप को हमें उस पानी को गर्म करके स्टीम तैयार करना है। वो जो स्टीम है ना, वो तैयार होगी और कहाँ पर जाएगी? वो जाएगी टरबाइन के पास। टरबाइन क्या है? प्राइम मूवर। टरबाइन क्या है? प्राइम मूवर मीन्स क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रथम चालक है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, प्राइम मूवर है ये। तो टरबाइन है ना, ये पूरी कहानी है किसकी? बॉयलर भट्टी की। सुपर हीटर का क्या काम है? सुपर हीटर का काम है कि जो बॉयलर से, सुनना, जो बॉयलर से जो स्टीम तैयार हुआ है, बॉयलर से स्टीम बॉयलर से तैयार स्टीम है ना, ऐसे लिखो, बॉयलर से तैयार स्टीम में नमी की मात्रा को सोखने के लिए, है ना, नमी की मात्रा को सोखने हेतु तथा स्टीम का ताप बढ़ाने के लिए, है ना, ताप बढ़ाने के लिए हम सुपर हीटर का प्रयोग करते हैं। मतलब कि भाई साहब ये हुआ ना कि जैसे कुकर की सीटी होती है ना, जब चावल बन जाती है तो कुकर की सीटी हम ज़बरदस्ती खींच देते हैं ताकि जल्दी से अंदर जो गैस बना हुआ वो निकल सके, है ना। फिर ढक्कन खोलेंगे अपना, फिर गपागप खाएंगे। तो जो सीटी अब बाहर करते हैं तो स्पीड से नीचे जो स्टीम बनी हुई है कुकर के अंदर वो बाहर निकलती है। वो जो स्टीम निकल रही है ना, उसके ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे तो वो तुरंत टच होते ही हाथ में वो पानी बन जाता है ना, या फिर हाथ हमारा गीला हो जाता है। इसका मतलब उस स्टीम में क्या है? उस स्टीम में है भाई साहब नमी। क्या है? उस स्टीम में नमी। ऐसे ही बॉयलर से जो स्टीम बन रही है उसमें क्या है? नमी को सोखना है, नहीं तो जो टरबाइन है उसकी पंखुड़ियों पे जो स्टीम जाएगी वो जंग लगा देगी, ठीक है ना। इसीलिए सुपर हीटर लगाया गया है ताकि नमी को सोख सके और इस स्टीम को और ज़्यादा हीट कर सके। ये होता है सुपर हीटर का काम। नेक्स्ट है इकोनोमाइजर। इसका दूसरा नाम है मितोपयोजक। ये क्या है? मितोपयोजक। मतलब कि ये क्या करता है? ये बॉयलर की दक्षता बढ़ाता है ना। एग्जाम में पूछा गया था कि बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग की जाती है, तो वो है मितोपयोजक, इकोनोमाइजर।
वो क्या है, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का काम ये होता है ना कि जैसे कि इसमें हमने पानी डाला हुआ है, ये पानी स्टीम बन गई, स्टीम बन के टरबाइन में चली गई और टरबाइन से इस स्टीम का काम खत्म। वो दोबारा कहाँ पर जाएगी, वो दोबारा कूलिंग टावर में जाएगी, ठंडी होकर के दोबारा पाइप के माध्यम से आएगी टरबाइन में, है ना। तो जैसे डॉक्टर के आने से पहले का जो उपचार होता है उसको हम कहते हैं प्राथमिक उपचार, वैसे ही टरबाइन में पहुंचने से पहले पानी को हम थोड़ा सा हीट कर दें, है ना, ताकि यहाँ पर कम ईंधन से जल्दी हीट तैयार हो सके। इसलिए जो फीड वाटर आ रहा है उसको प्री हीट करने के लिए हम इकोनोमाइजर का प्रयोग करते हैं, है ना। इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है फीड वाटर को प्री हीट करने के लिए, है ना। किसके लिए, फीड वाटर को प्री हीट करने के लिए, प्री हीट करने हेतु, यानी कि थोड़ा सा अगर हम गर्म कर देंगे ना तो यहाँ पर कम आंच में ही जल्दी से स्टीम तैयार हो जाएगा। तो देखना, शुरू में हमने पानी डाला, फिर ये पानी गया टरबाइन में, फिर कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर से होता हुआ फिर वापस आया, ये पूरी साइकिल एक चल रही है। इस साइकिल को कहते हैं रैंकाइन साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं, रैंकाइन। अगर आपसे कोई पूछे कि एनटीपीसी जो है प्लांट ये किस साइकिल पर काम करती है, तो बताना रैंकाइन साइकिल पर। कंडेंसर का काम होता है पानी को ठंडा करना, पानी को ठंडा करना, है ना। तो पानी को ठंडा कौन करेगा, ये कंडेंसर करेगा। इसको हिंदी में कहते हैं संघनित्र, हिंदी में कही जाती है संघनित्र। तो आ गई उन बात समझ में। अब यहां से ना क्वेश्चन चाहे नीचे से पूछे, ऊपर से पूछे, लेफ्ट से पूछे, राइट से पूछे, गोल गोल घुमा करके पूछे या लंबा लंबा खड़ा खड़ा पूछे, जैसा मर्जी एग्जामिनर का वैसा पूछे, अगर इसमें से कुछ आ गया ना भाई साहब तो आप जरूर, मुझे पूरा आप पर भरोसा है कि आप इसका आंसर सही करोगे, धोखा नहीं खाओगे आप, ठीक है ना। तो एक तरह से ना आप नोट्स भी बनाते रहना, चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी तो ये कुछ भी नहीं मिटेगा। दिखाऊं, अभी देखिए ये पीछे जो मैंने लिखा था ना, कुछ भी बस जस का तस है, यू का यू ही पड़ा हुआ है। इसका पीडीएफ ऐसे ही मिलेगा आपको, है ना, दिक्कत की कोई बात है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट भी चली गई यार। नेक्स्ट सवाल है कि इन ए लाइटिंग सिस्टम द मेंटेनेंस फैक्टर ऑफ यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ किसी प्रदीपन प्रणाली में अनुरक्षण गुणांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपयोगी होता है। अनुरक्षण गुणांक को हम और क्या कहते हैं, हास्य गुणांक, है ना। अनुरक्षण गुणांक को ही हम हास्य गुणांक कहते हैं, शायद अनुरक्षण गुणांक को ही हम हास्य गुणांक कहते हैं ना। हास्य गुणांक इसका दूसरा नाम है। हास्य गुणांक क्या है, देखना, जब हम कोई बल्ब खरीदते हैं मार्केट में तो बिल्कुल चनाचन होता है, नया फ्रेश होता है। वो बल्ब जैसे ये है, कितना प्रकाश उत्पन्न करेगा, जितना भी उसकी कैपेसिटी होगी, जितना अंदर बल्ब के प्रकाश उत्पन्न हो रही है वो पूरा का पूरा बाहर देगी कि नहीं, बिल्कुल सर देगी, है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद इस पे धूल जमेगा, डस्ट जमेगा, पानी, धुआं, सब कुछ जमेगी। जमने के बाद ये इसका जो बाहरी बॉडी है वो पुराना हो जाएगा, है ना। पुराना होने के बाद प्रकाश तो उतना ही उत्पन्न होगा, है ना, या फिर प्रकाश उत्पन्न ही कम होगा या प्रकाश उतना ही अंदर से उत्पन्न होगा, बट बाहर की जो बॉडी है वो खराब हो चुकी है वातावरण के प्रभाव से, तो बाहर तक कम प्रकाश पहुंचेगा। अगर बाहर कम प्रकाश पहुंचेगा इसका मतलब कि जो सतह है, जो हमारा सतह है, इस सतह तक कम प्रकाश पहुंचेगी, है ना, सतह तक कम प्रकाश पहुंचेगी। इसी को कही जाती है अनुरक्षण फैक्टर। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुरक्षण। लाइटिंग फिक्सर का सामग्री डिजाइन प्लेसमेंट गलत, प्रकाश सोर्स की प्रारंभिक दूरी गलत, कार्य क्षेत्र में सीधे पहुंचने वाली प्रकाश की मात्रा गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी, काल प्रभावन और गंदगी होने के कारण प्रकाश उत्पादन में कमी, है ना, गंदगी होने के कारण। ऐसा जनरली होता है, आप भी देखे होंगे कि बल्ब जब पुरानी हो जाती है तो अक्सर ऐसा होता है, फिर हम उसको चेंज कर देते हैं या फिर, है ना, चेंज ही करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है
कि किस प्रकार के तुल्यकालिक मोटर डिजाइन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जिसकी विशेषता एक परिक्रमणशील क्षेत्र और रोटर के समान ध्रुवों की संख्या हेतु एक स्थिर आर्मेचर वाउंड होता है। मतलब कि बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सवाल को ना, सवाल में तेल पानी बहुत लगाया गया है, मिर्च मसाला बहुत लगाया गया है ना, जिससे और तीखा बना दिया गया है सवाल को। बाकी सवाल में दम है नहीं। किसी भी चीज़ को अगर चटपटा बना दिया जाए ना तो उसका रेट बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं, मार्केट में रेट बढ़ जाता है। तो एग्ज़ाम के मार्केट में इसका रेट है कि नहीं है? बहुत रेट है। देखो सिंपल सी बात है, इसका कहने का मतलब ये है कि एक हमारे पास जब हम तुल्यकालिक मोटर डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, तो हम प्रयास करते हैं बनाए कि जिसका चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करे। चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो? घूर्णन करे, और आर्मेचर स्थिर हो। और आर्मेचर कैसा हो? स्थिर हो, है ना। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? देखना, आर्मेचर को स्थिर रखने से बड़ा फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर का साइज होगा, आर्मेचर का अपना एक वजन होगा, आर्मेचर का अपना एक आकार होगा। अगर आर्मेचर इतना हैवी है और उसको हम स्पीड से घुमाएं तो आर्मेचर टूट सकती है, यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कंपनी का नुकसान हो सकता है ना, मोटर मशीन खराब हो सकती है, किसी को चोट लग सकती है, बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए आर्मेचर को हमने क्या किया? स्थिर कर दिया। फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए। यांत्रिक संतुलन बनाए रखने हेतु स्थिर रखा जाता है ना, स्थिर रखा जाता है। ठीक है सर, यांत्रिक संतुलन बनाए रखने हेतु आर्मेचर को हम स्थिर रखते हैं। अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र हमारा घूम रहा है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक प्रभाव है, न इसका कोई आकार, न कोई इसका वजन, है ना, न कोई व्यास, न कोई त्रिज्या। तो ये फ्री है, एक प्रभाव है और ये घूम रहा है। इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि कम स्लिप रिंग की आवश्यकता, मतलब कि 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती है। 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है केवल, है ना। ठीक है, कितना? केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, इससे ज़्यादा हमें स्लिप रिंग नहीं चाहिए। ठीक है ना, 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, इससे ज़्यादा स्लिप रिंग की ज़रूरत हमें नहीं मिलेगा। आंसर होगा रिवॉल्विंग फील्ड टाइप। रिवॉल्विंग फील्ड, रिवॉल्विंग का मतलब हुआ घूर्णन। रिवॉल्विंग का मतलब घूर्णन। तो तुल्यकालिक मोटर को इस हिसाब से डिज़ाइन करी जाती है। लेकिन एक बात बताओ यार कि इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, है ना। इसका प्रयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए, पावर फैक्टर सुधारने हेतु इसका प्रयोग की जाती है। और दूसरा वहाँ पे भी करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में, वो रेगुलेटर बनाने में, वोल्टेज रेगुलेटर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यांत्रिक शक्ति उत्पादन करने में भी, यांत्रिक शक्ति उत्पादन हेतु इसका प्रयोग, यानी कि पावर फैक्टर भी सुधार सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के भी रूप में काम में ले सकते हैं, यांत्रिक शक्ति भी उत्पादन कर सकते हैं, मैकेनिकल पावर, है ना। परमानेंट मैग्नेट टाइप गलत, इंडक्शन टाइप, रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप। रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप अगर रहेगा ना तो इसमें स्लिप रिंग 3 होंगे, ध्यान रखना। इसमें कितने स्लिप रिंग? इसमें 3 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी अगर आर्मेचर को रिवॉल्व कराओगे तो, और उतना स्पीड से चलेगा भी नहीं। 3 इसलिए लगेगी क्योंकि 3 फेज की सप्लाई दोगे तो हर सप्लाई में 1 स्लिप रिंग चाहिए, तो 3 स्लिप रिंग वहाँ से इस प्रकार से कंप्लीट होता है ना। चलो भाई, मैराथन का आनंद लेते हुए, है ना, चाय की चुस्की के साथ देखते रहना। ठीक है ना, साथ में रख लो पानी और साथ में रख लो थोड़ा सा चखना। ठीक है ना, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा चखना रख लो, पानी पीते रहो, चखते रहो और मैराथन क्लास का आनंद लेते रहो। नोटबुक के साथ कलम रखना अपने साथ में, ऐसे नहीं देखना कोई फिल्म नहीं चल रहा है ना, विद्या बालन का फिल्म नहीं चल रहा है कि भाई वो देखना है, हमें चीज़ें सीखना है। एक ध्रुव क्या है? एक 2 ध्रुव प्रतिगामी लैप वाइंडिंग। प्रतिगामी लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में 24 चालक हैं। मशीन के लिए फ्रंट पिच की गणना कीजिए। फ्रंट पिच के लिए एक सूत्र होता है कि फ्रंट
फ्रंट पिच को वाई एफ से लिखते हैं ना। फ्रंट पिच बराबर क्या होता है, आर्मेचर चालक की संख्या बटे पोल बटा पोल, आर्मेचर चालक की संख्या माइनस पोल बटा पोल, है ना, बराबर आर्मेचर चालक तो 24 है मेरे हिसाब से, है ना। पोल कितने हैं, 2 हैं, -2 बटा 2 कितना हो गया भाई, घटा दो तो कितना हो गया 22 ना, 22 बटा 2 यानी कि 11, कितना हुआ, हाँ है तो ऑप्शन नंबर बी है, मिल गया 11 इज करेक्ट आंसर। अब सुनना, यहाँ पे 2-3 चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। प्रतिगामी लैप वाइंडिंग क्या है ना, प्रतिगामी लैप वाइंडिंग, प्रतिगामी लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि जो हमारी बैक पिच होती है ना वो बड़ा होता है, फ्रंट पिच छोटा होता है ना। लेकिन प्रगामी लैप वाइंडिंग में क्या होता है, प्रगामी लैप वाइंडिंग में बैक पिच छोटा और फ्रंट पिच बड़ा होता है, बैक पिच छोटा और फ्रंट पिच बड़ा होता है ना। प्रतिगामी और प्रगामी लैप वाइंडिंग में बैक पिच फ्रंट पिच, फ्रंट पिच किसको कहते हैं मालूम है आपको, वाइंडिंग का फ्रंट पिच किसको कहते हैं, ये देखना अभी मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया है ना, ये कम्यूटेटर सेगमेंट का अलग अलग खंड और इसको कहते हैं, ये है आपका फ्रंट पिच वाई एफ, है ना, ये है आपका बैक पिच वाई बी और ये है आपका रियर पिच वाई आर, हो गया ना। फ्रंट पिच कौन है, फ्रंट पिच है कि मतलब कि प्राथमिक कुंडली का अंतिम सिरा और द्वितीय कुंडली का प्राथमिक सिरा, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रंट पिच क्या है, प्राथमिक, हाँ, प्राथमिक कॉइल का, प्राथमिक कॉइल का प्रथम सिरा तथा अंतिम कॉइल का प्रथम सिरा, है ना, तथा अंतिम या दूसरे कॉइल का, या दूसरे कॉइल का प्रथम सिरा, है ना, ये कहलाता है आपका फ्रंट पिच। कम्यूटेटर सेगमेंट है 1 2 3 4, है ना, तो कुल मिलाकर के फ्रंट पिच का मान कितना होगा, 11 होगा। आ गई ना समझ में। लो भाई एक और खतरनाक सवाल है, एक और सवाल आ गई जो बिल्कुल होश उड़ाने वाली है। What does the inverse square law say about the luminance of a surface? किसी पृष्ठ के प्रदीपन के संबंध में जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, अच्छा व्युत्क्रम वर्ग के नियम को और किस नाम से जानते हैं, इसको हम प्रतिलोम वर्ग का नियम कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, प्रतिलोम वर्ग का नियम, ये इसका दूसरा नाम है, प्रतिलोम वर्ग का नियम। देखना एक बल्ब है, समझने की कोशिश करना, एक लैंप है, वो जो लैंप है ना, जैसे कि ये लैंप है, ये क्या है, ये एक लैंप है, ये एरिया नंबर फर्स्ट है। लैंप से जितना नज़दीक का एरिया होगा उसमें प्रकाश ज़्यादा होगा, उसमें प्रकाश क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर अगर दूर का एरिया हो तो देखना इसमें पूरे एरिया में प्रकाश आ रही कि नहीं, पूरे एरिया में प्रकाश आ रही है। एरिया दूसरा है, इसके एक हिस्से पे प्रकाश आ रही है, और ज़्यादा एरिया हमने बढ़ा दिया तो उस हिस्से का और छोटे से हिस्से में प्रकाश आ रही है। मतलब कि एक बात समझ में आ गया भाई साहब कि E बराबर क्या होता है, 1/d², है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ ज़्यादा से रहेगा, E बराबर 1/d², है ना। अगर मैं 1/2d² करूँ तो प्रकाश कम हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा सर। 1/3d² करूँ तो प्रकाश और कम हो जाएगी, 1/4d² करूँ तो प्रकाश और कम हो जाएगा। यानी कि प्रकाश का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, दूरी पर इंडिपेंड है,
इनडायरेक्ट रूप से घट रही है ना। जैसे ही एरिया बढ़ा प्रकाश की तीव्रता कम होगी, एरिया बढ़ा प्रकाश की तीव्रता कम, एरिया बढ़ा प्रकाश की तीव्रता कम, हमेशा ऐसा ही होता है। अगर ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई, तो मैं MP सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ ना, यहाँ एक 100 वाट की बल्ब जलाता ना तो आपका बिहार पूरा उजाला हो जाता है ना, आपका उत्तर प्रदेश पूरा उजाला हो जाता, हरियाणा उजाला हो जाती, ये जो बगल का राज्य है ना राजस्थान, ये भी उजाला हो जाता है ना। लेकिन क्या होता है? नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है, क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, दूरी बढ़ती जाती है, लैंप का जो प्रकाश की तीव्रता है वो घटती जाती है। ये किस में होता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम में। अब आ जाओ ऑप्शन की तरफ। प्रदीप्त स्रोत के दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल वर्ग के, क्योंकि d स्क्वायर है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती गलत, प्रदीपन स्रोत से दूरी के अनुक्रमानुपाती, अरे दूरी के वर्ग के, इसको ध्यान दो। एक और नियम होता है जिसको हम कहते हैं लैम्बर्ट कोज्या नियम, जिसको हम कहते हैं लैम्बर्ट कोज्या नियम, है ना। लैम्बर्ट कोज्या नियम में ना बेसिकली होता ये है कि लैम्बर्ट कोज्या नियम ये कहता है कि इल्यूमिनेशन E बराबर 1/I बटा d स्क्वायर कॉस फाई, है ना, ये कॉस फाई। मतलब कि ये एक बल्ब है, मतलब कि ये एक बल्ब है, मान लो ये एक बल्ब है और ये सतह है, ये क्या है? कोई सतह है। इस सतह पर जो प्रकाश आ रही है ना, मान लो कि ये प्रकाश आया, ये प्रकाश आई, ये प्रकाश आया, ये आया, ये इस प्रकार से बल्ब की प्रकाश आएगी। तो आप यहाँ से देखिए ना कि हर प्रकाश की किरण का अपना सतह के साथ एक कोण बना रही कि नहीं? यहाँ पे ये कोण, ये कोण, ये 90 डिग्री का कोण, ये कोण, ऐसे कोण बना रही है ना। तो हर कोण पर प्रकाश का अलग अलग तीव्रता होगा, है ना। जिसका कोण का मान ज़्यादा होगा वहाँ कम प्रकाश, 90 डिग्री पर सबसे अधिक प्रकाश होगा, है ना। अगर बल्ब ऊपर छत पे जल रही है ना तो बल्ब के जस्ट नीचे देखेंगे तो प्रकाश ज़्यादा रहेगी, बगल में थोड़ा कम रहेगी, थोड़ी दूर में और थोड़ा कम रहेगा, है ना। तो लैम्बर्ट कोज्या नियम क्या कहता है कि सतह का लंबवत, सतह का लंब तथा प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण के बीच का कोण लैम्बर्ट कोज्या नियम कहलाता है। आ गई बात समझ में? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि प्रदीपन स्रोत से दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं है, देखते हैं कब तक चलती है मैराथन, है ना। वैसे तो संभाल लेगी इन्वर्टर, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट है कि यदि पोल पिच 100 सेंटीमीटर है, पोल पिच कितना है? 100 सेंटीमीटर है, और आर्मेचर से 4 पोल के साथ 20 चालक हैं, तो प्रति पोल चालकों के संदर्भ में पोल पिच का मान कितना होगा? कितना है? 4 पंचे 20, 5 प्रति पोल 5 चालक। कितना? प्रति पोल, हर एक पोल में कितने चालक होंगे? 5 चालक होंगे, 5 कंडक्टर होंगे, है ना। भाग दे दो और कुछ नहीं करना है। पोल पिच बराबर सूत्र लिख दूं मैं यहाँ पर, चलिए। पोल पिच बराबर होता है कि आर्मेचर की कुल स्लॉट बटा पोल पिच, पोल पिच नहीं, हाँ, ध्रुवों की संख्या। तो ध्रुवों की संख्या आप देख लो और बाकी सारी चीज़ें देख लो, है ना, ये आ जाएगा आपका। अगला 58 नंबर का, द हाई करंट एप्लीकेशंस, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए करंट, क्या लिखा है? सर्किट ब्रेकर इन ए रिलेशन टू इलेक्ट्रिकल फायर कॉसेस बाई कॉन्टेक्ट स्पार्किंग। स्पार्किंग किस लोड में सबसे ज़्यादा होता है? उच्च धारा अनुप्रयोग में संपर्क स्फुलिंग के कारण लगने वाली विद्युत अग्नि के संबंध में परिपथ विच्छेदक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? परिपथ विच्छेदक की प्राथमिक भूमिका क्या होगी यार? हर किसी को पता है, परिपथ को समग्र दक्षता बढ़ाना नहीं, बिना किसी व्यवधान के धारा बढ़ाना नहीं, फिर मतलब ही क्या हुआ ना लगाने का। परिपथ बनाते समय, विच्छेदक करते समय संपर्कों पर स्फुलिंग को नियंत्रित करना और शामित करना। ऑप्शन नंबर सी होगा सही,
है ना, स्पार्किंग को रोकना और ख़त्म करना उसको। कुल मिलाकर के स्पार्किंग कब होता है? इंडक्टिव लोड पर सबसे ज़्यादा होता है। किस लोड पर? प्रेरकी भार पर, प्रेरकी भार पर स्पार्किंग सबसे ज़्यादा होती है। स्पार्किंग सबसे ज़्यादा होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा स्पार्किंग किस लोड पर होता है? प्रेरकी भार पर, क्योंकि इंडक्टिव करंट में सबसे ज़्यादा स्पार्किंग का खतरा हमेशा बना रहता है। मान लो कि गोडाउन है और गोडाउन में स्पार्किंग के कारण आग लग गया, तो कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करोगे? बताओ। CTC है ना, सॉरी CCL4 का, या फिर हेलोन प्रकार, या फिर हेलोन प्रकार अग्निशामक यंत्र, हेलोन प्रकार अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करी जाती है। हेलोन प्रकार अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलें एक बार ना कमेंट करके बताना मुझे कि किसकी तैयारी कर रहे हो आप, लाइन अटेंडेंट की, कि लाइनमैन की, कि DRDO की, कि UPPCL की, रेलवे की, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? एक बार कमेंट में बताना। साथ साथ में ये भी लिखना कि आप देख कहाँ से रहे हो, ताकि हमें पता तो चले ना कि हमारी क्लास कहाँ कहाँ तक चल रही है कि नहीं। और शेयर करते रहना मेरे भाई। दीवारों और छतों दोनों पर है। दीवारों और छतों में औद्योगिक वायरिंग करते समय सुरक्षा और कोड अनुपालन बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कोड अनुपालन बनाए रखने के लिए अच्छा क्या किया जाना चाहिए, है ना, ये पूछी जा रही है। देखो यार सिंपल सी बात है, 1 सेकेंड, चलिए देखिए सिंपल सी बात है कि जब वायरिंग करी जाती है ना, चाहे घर की वायरिंग हो चाहे किसी कंपनी की वायरिंग हो, बड़ा चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है ना। क्या क्या ध्यान में रखना पड़ रहा है? सुरक्षा, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ रहा है और कोड का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कि भाई साहब कहने का मेरा एक ही मतलब ये है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, है ना, जैसे कि मान लो कि आप सुरक्षा का तो सुरक्षा अपनाएंगे, सेफ्टी अपनाएंगे, है ना, सेफ्टी अपनाएंगे। हाइट पे चढ़ रहे हैं, 1 मीटर 2 मीटर से ज़्यादा हाइट पे चढ़ रहे तो सेफ्टी बेल्ट, टोपी वगैरह सब कुछ लगा करके चढ़ना चाहिए, ये तो सुरक्षा का हो गया। कोड का मतलब ये होता है कि ब्रांडेड एसेसरीज, है ना, ब्रांडेड विद्युत एसेसरीज का प्रयोग करें, एसेसरीज का प्रयोग करें, है ना, ब्रांडेड एसेसरीज का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अगर आप MCB खरीद रहे हैं तो MCB बढ़िया कंपनी, ब्रांडेड कंपनी का खरीदो, स्नाइडर का खरीदो, हैविल्स का खरीदो, एंकर का खरीदो, ये सब ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांडेड MCB है, कभी धोखा नहीं देंगे, है ना। तो विद्युत एसेसरी जब भी आप खरीदो तो ब्रांडेड कंपनी का खरीदो, प्लायर खरीदो तो सब ब्रांडेड का, वायर खरीदो तो FR लेस, है ना, ऐसे कंपनी ऐसे वायर खरीदो, है ना। FR लेस वायर ऐसे होते हैं ना जो सर्किट में शॉर्ट हो जाए तो सर्किट में आग भी लग जाए ना तो धुआं नहीं होती, सॉरी, सर्किट में अगर शॉर्ट होती है सर्किट तो वो भले पिघल जाएगी लेकिन आग नहीं लगेगी, है ना। फायर रिटार्डेंट ऐसे कुछ नाम होता है FR का, फायर रिटार्डेंट, यानी कि फायर को वो लगने नहीं देता, आग ही नहीं लगेगी, ऐसी उसमें क्वालिटी है। पिघल जाएगी इंसुलेशन लेकिन धुआं नहीं देगा, नो स्मोक नो फायर, ऐसी वायर का प्रयोग करो। महंगी आती है कॉपर की वायर, है ना, लेकिन ठेकेदारी को अगर आप दोगे काम करने के लिए तो ठेकेदार तो पैसा बचाने के लिए, भाई उसी पैसे से उसका घर परिवार चल रहा है, मोटा पैसा भी कमाना है, तो भाड़ में जाए वायरिंग, चाहे आग ही लग जाए, है ना, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। और मोदी जी तुले है कि नहीं भाई हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दो। हो सकता है यार आपके नज़र में सही होगा प्राइवेटाइजेशन, भाई मेरे नज़र में तो सही नहीं है। मैं तो बच्चों का हित सोचता हूँ और वो हित के लायक नहीं है, अहित है प्राइवेटाइजेशन, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ठेकेदारों का बनाया गया बिल्डिंग, ठेकेदारों का बनाया गया और भी कोई चीज़ें आप देख लो, है ना, उसकी हालत कैसी रहती है। कुल मिलाकर के यही है कि ठेकेदार न सेफ्टी का ध्यान देते हैं न किसी कोड से क्या मतलब, अरे एंकर फिंकर बहुत महंगी आती है, कोई भी लोकल कंपनी का लगा दो, ABCD कुछ भी लगा दो,
है ना। तो ब्रांडेड विद्युत एसेसरीज का प्रयोग हमेशा आपको करना चाहिए। दूसरा है, ये पहला, दूसरा है कि यांत्रिक तथा आर्द्रता ग्राही वायरिंग होना चाहिए, है ना। वायरिंग होना चाहिए मतलब कि वायरिंग ऐसा होना यार कि मतलब मजबूती भी हो, आग से नुकसान ना हो, फायर प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, धूप धूल डस्ट से ज़्यादा प्रभावित ना हो, ऐसा वायरिंग होना चाहिए। क्योंकि वायरिंग घर का नहीं, वायरिंग कंपनी का है, रोज़ नहीं होगा, एक बार हो गया रोज़ नहीं होगा। ऑप्शन की तरफ आ जाओ, तारों की केबल बिछाने के लिए दीवारों और छत में अनियमित छिद्र। अरे भैया अनियमित छिद्र तो करना नहीं है, वायरिंग ऐसा हमेशा करना है कि वायरिंग दिखने में भी ब्यूटीफुल लगे, सजावटी की तरफ लगे, सजावट की जैसे, है ना। तो अनियमित छिद्र करेंगे, बेमतलब का होल करेंगे तो फिर दीवार खराब हो जाएंगे। अग्नि रेटिंग बनाए रखने और तारों की सुरक्षा के लिए, हाँ अग्नि रेटिंग का मतलब कि फायर रिटार्डेंट, फायर प्रूफ होना चाहिए। तारों की सुरक्षा जैसे एफआरलेस जैसे वायर का यूज़ करना चाहिए। और कोड यानी कि ब्रांडेड जो ISI या BSI मार्क वाला जो MCB है ना, उसका प्रयोग करना चाहिए, है ना। सील, ऐसा नहीं कि कोई लोकल कंपनी से उठा करके लगा दो। तारों के चारों ओर बिना किसी सुरक्षात्मक आवरण के अंतराल छोड़ दे, गैप नहीं, ऐसा नहीं, किसी भी अंग्रेजी से कुछ नहीं, ये सब गलत है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ें। What is the main function of a boiler in a thermal power plant? मतलब कि ताप विद्युत संयंत्र में बॉयलर का मुख्य कार्य क्या है, बताते बताते थक गया मैं, है ना। क्या काम है? उष्मा ऊर्जा का उपयोग करके जल को भाप में परिवर्तित करना बॉयलर का काम होता है। बॉयलर सबसे मेन हिस्सा है एनटीपीसी प्लांट का। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या कोई वाइंडिंग मोटर की बॉडी के संपर्क में तो नहीं है, है ना। क्या इंटरव्यू टाइप का सवाल पूछा गया है। कौन सा टेस्टिंग करने के लिए ये सारी तामझाम की जाती है? संतुलन परीक्षण गलत। संतुलन परीक्षण के लिए ना मोटर में वो लगाई जाती है डैम्पिंग वाइंडिंग ही लगाते हैं ना, हाँ डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग की जाती है आर्मेचर को संतुलित करने के लिए। ग्राउंड परीक्षण यानी कि अर्थ टेस्टर का प्रयोग करेंगे। देखना, अर्थ टेस्टर से अगर आप किसी भी मोटर की बॉडी का संपर्क चेक करेंगे कि बॉडी तो नहीं ले लिया है वाइंडिंग, तो अर्थ टेस्टर में क्या होगा कि प्रतिरोध बहुत कम दिखाएगा, है ना। प्रतिरोध का मान कैसा शो होगा? निम्न होगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ अर्थ टेस्टर नहीं, एक पोटेंशियोमीटर भी होता है। नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर का काम होता है कि इसमें एक बल्ब लगती है, छोटी सी बल्ब जलने लगेगी। कहने का मेरा ये मतलब है यार कि जैसे मान लो कि मोटर की बॉडी ले लिया है ना, मोटर की बॉडी से टच है, मोटर की बॉडी में करंट लीकेज हो रहा है जिसको हम अर्थ लीकेज कहते हैं। तो उस केस में ना अर्थ टेस्टर क्या करेगा? प्रतिरोध का मान निम्न दर्शाएगा। अगर पोटेंशियोमीटर से यही आप जांचेंगे तो उसमें एक छोटी सी बल्ब होती है, वो बल्ब जलने लगेगी, वो बल्ब क्या होगी? जलने लगेगी। तो ग्राउंड परीक्षण इसका सही आंसर। शॉर्ट सर्किट परीक्षण और सांद्रता परीक्षण, ये दोनों ग्राउलर से किया जाता है, वो भी आंतरिक प्रकार का जो ग्राउलर है ना, उसके प्रयोग द्वारा हम ये करते हैं, ठीक है। ओके, चलो बढ़ जाएं आगे। आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग द्वारा हम ये शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट, जो सर्किट है, जो फॉल्ट है, सब कर लेते हैं, ठीक है ना। देखना, नेक्स्ट है कि परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत, निम्नलिखित में से कौन सा दोष है? क्या पूछ रहा है? परंपरागत स्रोत की तुलना में, अच्छा कंपैरिजन हो रहा है। परंपरागत सोर्स क्या क्या होते हैं पहले वो समझ लो, है ना। परंपरागत स्रोत जैसे कि परंपरागत स्रोत है, जैसे कि हमारा हो गया कोयला, है ना,
कोयला, पेट्रोल, गैस, केरोसिन, है ना, ये सब क्या है, ये सब है हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत कौन से हैं, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं हमारे, जैसे कि हो गया हवा, पानी, सौर ऊर्जा, है ना, ये सब है ना, सौर ऊर्जा, ये सब है। अब देखना इसमें क्या है कि कंपैरिजन पूछा गया है, तो ये महंगा है, कोयला महंगा आता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब महंगा आते हैं, यानी कि इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होते हैं, कभी नष्ट नहीं हो सकते। अरे भैया पेट्रोल कोयला सब खत्म होने वाला है, सब बाहर से आएगा अब, है ना, कभी नष्ट नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया। संचालन और अनुरक्षण की कम लागत, संचालन की कम लागत होती है। एनटीपीसी पावर प्लांट कोयले से चलती है ना, हालत ख़राब होती है एनटीपीसी की, ठीक है ना, इतना कोयले की डिमांड है, कोयले को पीसो, ये करो वो करो, सब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग कॉस्ट होती है। ये बोल रहा है कि निम्न लागत, बेवकूफ़, गलत। अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, हाँ ये बात तो सही है यार, क्योंकि एनटीपीसी से बड़ा और कोई प्लांट ही नहीं होता, है ना, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, सब इससे छोटे प्लांट होते हैं, अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। उच्च स्टार्टिंग लागत, ये भी सही है, मुझे दोनों सही लग रहे हैं, ऑप्शन सी भी सही लग रहा है, डी, लेकिन डी में मैं 100% श्योर हूँ, 100% तो ये भी अधिक ऊर्जा तो प्रदान ही करते हैं, है ना, क्योंकि एक है ना वो थोरियम, जो इसमें एनपीसीआईएल प्लांट में, एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कंपनी है जिसमें आप लोग के लिए वैकेंसी आती है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd या 2nd के लिए, तो इसमें थोरियम यूज किया जाता है ईंधन के रूप में, तो इससे बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान होता है, बहुत इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है ना कि कंट्रोलिंग रॉड वहाँ पर लगाना पड़ता है उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, तो अधिक ऊर्जा तो होते हैं। ऑप्शन दोनों सही है, देखना ऐसे सवाल आए ना तो ऑब्जेक्शन जरूर लगाना, ठीक है। बाकी हवा, पानी, सौर ऊर्जा ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, हवा कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब देखना प्रारंभिक लागत इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, क्यों? क्योंकि अगर एनटीपीसी प्लांट अगर आप बनाओगे, एनटीपीसी प्लांट बनाओगे, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, अरे आजा भाई जल्दी आजा, ये रही एनटीपीसी प्लांट है, पहले आपने बनाया चिमनी, उसके बाद बनाया आपने बॉयलर, फिर आपने बनाया टरबाइन, फिर बनाया आपने अल्टरनेटर, है ना, उसके बाद आपने सारा सिस्टम बनाया, फिर बनाया कंडेंसर, उसके बाद आपने एक छोटा सा प्लांट बनाया जहाँ पर पावर को स्टोर करके या फिर पावर को ट्रांसमिट किया जाएगा। लेकिन जब आप सौर ऊर्जा प्लांट पवन चक्की बनाओगे ना, तो पवन चक्की में आपको न तो चिमनी बनाना पड़ेगा, न बॉयलर भट्टी की ज़रूरत है ना, डायरेक्ट हवा आई और हवा से डायरेक्ट टरबाइन घुमा, यानी कि उसका काम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, है ना, तो इधर का पूरा कॉस्ट बच गया, तो प्रारंभिक लागत कम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, है ना, तो ऐसे इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट जो है वो कम होती है ना, आंसर ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, मुझे थोड़ा सा पानी भी प्यास लगा है, बट देने वाला कोई नहीं है, उसमें कमेंट में ही भेज दो यार, एक 2 गिलास पानी पी लूँ मैं, है ना। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इन ए अल्टरनेटर इज प्राइमरी डिफाइंड अस। एक अल्टरनेटर के कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ के परिणाम के मुख्य रूप से परिभाषा किया जाता है, मतलब कि सूत्र बोल रहा है, तो ईएमएफ बराबर होता है 4.44 गुणे फाई FT KC इंटू KD। ये तब होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर, ये क्या है, ये पिच फैक्टर है, पिच फैक्टर ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। कभी ऑफलाइन में आना मेरे फैक्टर, कभी ऑफलाइन में आओगे ना तो ये भी बताऊंगा 4.4 कहाँ से आता है, ठीक है। चालक से जुड़े चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन की दर यही होगा ना, ये सब गलत है। अच्छा, जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसमें किस नेचर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ का प्रकृति क्या है? तो इसमें ईएमएफ की जो प्रकृति होती है ना मेरे भाई, वो होती है डायनामिक प्रकार की, यानी कि गतिशील। कौन सी होती है? गतिशील वाली। कौन सी होती है? गतिशील वाली इसमें ईएमएफ होता है।
विद्युत वितरण प्रणाली में परिपथ वियोजक का प्राथमिक कार्य क्या है? परिपथ वियोजक प्रणाली का कार्य है कि शक्ति गुणक को विनियमित करना, यानी पावर फैक्टर को कंट्रोल सिंक्रोनस जनरेटर करेगा। ये क्यों करेगा? परिपथ का वियोजन और इसका कंट्रोलिंग करना, यही काम है। विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति को ये VFD करेगी। विद्युत मशीनों की दक्षता बढ़ाना, ऐसे नहीं बढ़ता है ना, जोड़ना और काटना इसका काम है सर्किट को। विद्युत वितरण सिस्टम में सर्किट ब्रेकर। विद्युत वितरण की जितनी प्रणालियां है ना, उसमें लगती है ACB, OCB, ABCB, है ना, ये सारे सर्किट ब्रेकर लगते हैं। MCCB ये सब नहीं लगते विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ACB एयर सर्किट ब्रेकर, OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर, ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये तीनों सर्किट ब्रेकर अपने अपने दक्षता के अकॉर्डिंग, जहाँ जिसकी डिमांड होती है वैसे इसको लगाया जाता है ना। मैंने तो और देखा नहीं है, स्नाइडर का देखा है। ये ACB, OCB और ABCB सब स्नाइडर कंपनी का देखा है ना। ठीक है। 265 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल वायरिंग इंस्टॉलेशन, है ना, औद्योगिक वायरिंग अधिष्ठापनों के लिए प्राथमिक आवश्यकता निम्नलिखित में से क्या है? किसी भी रंग के इंसुलेशन का प्रयोग करें। क्या मतलब है यार? रंग से मतलब नहीं है, रंग से मतलब है इंसुलेशन से ही तो हम पता करते हैं R फेज का है, Y फेज का है, B फेज का है ना, पता करते हैं ना। क्या पता करते हैं? R फेज, तो कलर से R फेज, Y फेज, B फेज। तो कलर इंपॉर्टेंट है इंसुलेशन के लिए कि नहीं? इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग के लिए हरा और काला, न्यूट्रल के लिए। तो किसी भी रंग के इंसुलेशन का प्रयोग करें। पर्याप्त परिपथ संरक्षण, यानी कि सर्किट ब्रेकर का प्रोटेक्शन करना औद्योगिक वायरिंग का काम है। वायरिंग की यादृच्छिक स्थापना, प्लेसमेंट वायरिंग, है ना, रैंडमली नहीं, रैंडमली यूज़ नहीं करते। तारों के बीच न्यूनतम स्थान, नहीं, गलत है, सारे गलत है। यही आपका काम है। और देखना, ये जो वायरिंग स्थापना की प्राथमिक आवश्यकता ये है, ठीक है। जब कई अल्टरनेटर समांतर क्रम में प्रचालित हो तो प्रत्येक का शक्ति गुणक किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यानी कि आपको पता है ना, ये बात तो बहुत अच्छे से पता है आपको, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनाइजिंग करते हैं और अल्टरनेटर को हम उसके फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग को DC सप्लाई देते हैं, एक्साइटेशन देते हैं, है ना, उत्तेजित करने के लिए। तो उत्तेजना हमारे पास ना 3 प्रकार की होती है। अभी सुन लो, उत्तेजना, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। पहला अति उत्तेजना, अरे यार पहले ही अति लिख दिया, निम्न उत्तेजना। पहला है निम्न उत्तेजना, दूसरा है अति उत्तेजना, और तीसरा है सामान्य उत्तेजना। किसकी कितनी पावर फैक्टर होती है? सुनो, निम्न उत्तेजना में जब हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन कैसे कहते हैं? अंडर एक्साइटेशन, है ना, इसको हम कहते हैं अंडर एक्साइटेशन, है ना। अंडर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर कैसा होता है मोटर का? लैगिंग प्रकार का। कैसा? लैगिंग। अति उत्तेजना में यानी कि ओवर एक्साइटेशन में कैसा होगा? लीडिंग पावर फैक्टर, है ना, लीडिंग। और सामान्य प्रकार के एक्साइटेशन में कैसा होगा? इकाई। तो ये पावर फैक्टर डिसाइड कौन कर रहा है? एक अल्टरनेटर को जब हम सिंक्रोनाइजिंग कर रहे हैं तो पावर फैक्टर मोटर का कैसा होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रही है उत्तेजना, एक्साइटेशन, फील्ड वाइंडिंग का एक्साइटेशन। किसका? ये फील्ड वाइंडिंग का एक्साइटेशन जो रोटर पर किया जाता है, उसका एक्साइटेशन ये डिसाइड कर रहा है कि मोटर किस पावर फैक्टर पर चलेगी। अब आपको लैगिंग पे चलाना है तो ये एक्साइटेशन रखिए, लीडिंग पे चलाना है तो इसको, इकाई पे चलाना है तो इसको। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रख लो बेटा कि अगर मान लो कि एक्साइटेशन इकाई है, इस समय जो बैक ईएमएफ है ना, वो बैक ईएमएफ की वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाती है। बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के जब बराबर हो जाती है ना, तभी 100% एक्साइटेशन माना जाता है, तभी 100% उत्तेजना
उत्तेजना माना जाता है, ये भी ध्यान रख लो बाबू, ये भी माना जाता है, ठीक है ना। 100% हमारी फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड हो गई है। ये कब माना जाएगा? जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। और बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर कब होती है? जब उत्तेजना सामान्य प्रकार का होता है। और जब उत्तेजना सामान्य प्रकार का होता है तो पावर फैक्टर कैसा होता है? इकाई 1। प्राइम मूवर के ड्राइविंग टॉर्क गलत, निर्गत धारा में कमी गलत, उसके क्षेत्र को उत्तेजन करना, क्षेत्र को उत्तेजित करके भाई साहब, है ना, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते। लोड के शक्ति गुणक नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ूं, है ना। नेक्स्ट है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 8 पोल वाली एक 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है? चलो यार, जिसको नहीं आता उसको बता देता हूँ। सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 फ्रीक्वेंसी बटा पोल। 120 गुणे फ्रीक्वेंसी अभी दिया है ना 50 हर्ट्ज, बटा पोल कितने हैं? कितना है? 8। 12 पंचे 60, 6000 बटा 8, 8 सत्ते 56, बचा 4, 8 पंचे 40, 0, 750 आरपीएम, 750 आरपीएम। और शॉर्टकट में ये देखो, अगर मोटर 2 पोल की है तो 3000 आरपीएम पर चलेगी, 4 पोल की है तो 1500 आरपीएम पर चलेगी। अगर 6 पोल की हमारी मोटर है तो ये 1000 आरपीएम पर चलेगी, 1000 आरपीएम पर चलेगी। अगर 8 पोल की है तो इसी पर सवाल ही है, 750 आरपीएम। अगर 10 पोल का है तो 600 आरपीएम, है ना। तो ये एक शॉर्टकट है, इसको याद करके रखना। ये चीज़ें आपको ना क्या होगी कि टाइम की बचत करेगी। एग्जाम में टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं। ये सारी गति कौन सी गति है? चुंबकीय क्षेत्र की गति है। ये सब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की गति है ना। रोटर की गति नहीं है, रोटर में स्लिप होता है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल से संबंधित है वोल्टेज की सही परास का चयन करिए। तो एक्स्ट्रा देखना, जैसे कि LT होता है लो टेंशन में 1.1 kV, HT में होता है आपका 11 kV, 11 kV, है ना। ST में होता है आपका 11000 से लेकर के 33000 किलो वोल्ट। और EHT केबल में होता है, टेंशन में होता है 33 से लेकर के 66 kV। और एक होता है एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन, वो होता है 132 kV से अधिक, है ना। तो आंसर क्या है? ये वाली है 33 से 66, ऑप्शन नंबर सी, 33 से 66, है ना। ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का ये क्या है? सही रेंज है। इतना वोल्टेज ये ले जा सकती है। अंडरग्राउंड वाली है, भूमिगत केबल वाली, है ना। नेक्स्ट, व्हेन इज ए सिंक्रोनस मोटर यूज्ड टू इंक्रीज द पावर फैक्टर? सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर कब सुधारता है ना। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो कब किया जाता है? जब एक्साइटेशन कैसा हो? अधिक ओवर एक्साइटेशन हो। जब एक्साइटेशन ओवर हो, यानी कि उच्च एक्साइटेशन पर, उच्च उत्तेजना पर, वो भी शून्य भार के साथ, शून्य भार के साथ प्रचालित करने पर, है ना। अगर आपके पास एक सिंक्रोनस मोटर है, उस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर आप बनाना चाहते हैं ताकि पावर फैक्टर सुधार सके, तो उसके लिए उस मोटर से जो भार लगी है, कनेक्ट है, उस भार को ख़त्म कर दो, हटा दो, यानी कि शून्य लोड पर चलाओ। और एक्साइटेशन कैसा रखो? ओवर एक्साइटेशन, जिसमें पावर फैक्टर कैसा हो? लीडिंग हो, तो वो पावर फैक्टर को सुधार सकता है।
जब इसका क्षेत्र खुला हो, गलत। जब यह अधिक उत्तेजित हो और शून्य लोड पर चल रही हो, एक्साइटेशन कैसा हो, ओवर हो, है ना, ओवर एक्साइटेड हो और नो लोड पर ये रनिंग करे, उस केस में इसको कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर इसको कहा जाता है। और फिर ये पावर फैक्टर का सुधार करती है, ठीक है ना, तब ये पावर फैक्टर का क्या करती है, सुधार करती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि लीडिंग लैगिंग कब बनता है ना, ये भी देखना, इसके ग्राफ से आप समझ सकते हैं। जब फील्ड, यहाँ पर फील्ड करंट है, यहाँ पर आर्मेचर करंट है ना, और एक है ग्राफ ये पर फील्ड करंट और ये है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। दोनों में जो वी कर्व और एंटी वी कर्व होता है वो कब कब मिलता है, देखो ये किसका है, ये है आपका लैगिंग का, है ना, किसका है ये, लैगिंग का नहीं, लीडिंग का। ये लीडिंग पावर फैक्टर में वी कर्व मिलता है जब फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच ग्राफ खींचा जाता है। और ये है लैगिंग का, लैगिंग में क्या होता है, हमें एंटी वी कर्व प्राप्त होता है ना। और यूनिटी जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे उसका ग्राफ होता है, ऐसे। ये है आपका इकाई वाला, बीच वाली क्या है आपकी इकाई पावर फैक्टर। तो ये तीनों चीज़ याद रखना, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच हमें जब लीडिंग पावर फैक्टर पर चलते हैं तो कैसा ग्राफ मिलता है, वी ग्राफ। जब लैगिंग पावर फैक्टर पर चलाते हैं तब एंटी वी ग्राफ, है ना, और इकाई का ऐसा होता है। तो आंसर ये सब गलत है। जब यह कम उत्तेजित पर चल रहा हो, नहीं, कम उत्तेजित पर चलेगी ना तो ये यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करने लगेगी। क्या करने लगेगी, यांत्रिक शक्ति का उत्पादन ये करने लगेगी। ठीक है मेरे भाई, ओके। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि 3 फेज प्रेरण मोटर के चाल को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, आपूर्ति आवृत्ति में परिवर्तन करके, सही बात है, कनेक्शन को बदलकर, यांत्रिक ब्रेकअप का प्रयोग करके, रोटर प्रतिरोध को कम करके, नहीं। बहुत सारे विधि हैं 3 फेज स्क्वायरल केज इंजेक्शन मोटर को, जो स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर है ना, इस मोटर का जो गति नियंत्रण है ना वो 3, 4, 5 प्रकार से की जा सकती है। जैसे कि पहला है आपूर्ति आवृत्ति बदलकर, आपूर्ति आवृत्ति बदलकर, है ना, जिसको हम कहते हैं VFD। दूसरा है आपूर्ति वोल्टता बदलकर, आपूर्ति वोल्टता बदलकर, है ना। एक और है जो है पोल परिवर्तन द्वारा, पोल परिवर्तन द्वारा। एक और है जिसको हम कहते हैं कैस्केड नियंत्रण, कैस्केड नहीं, कैस्केड, कैस्केड नियंत्रण विधि। तो ये कई सारे विधि हैं, इसके अलग अलग तरीके से हम सब में यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस विधि का यूज किया जाता है ना वो VFD वाला है। क्यों? इसकी फ़ायदा एक है कि ये ऊर्जा की बचत करता है। ये क्या करता है? ऊर्जा बचत करता है, एनर्जी सेविंग का भी ये काम करती है ना। एनर्जी सेविंग का भी ये काम करती है, इसलिए VFD हर जगह पर, जो टेक्सटाइल मिल वगैरह होते हैं वहाँ पे भी VFD का यूज होता है ना। बहुत जगह इंडस्ट्रियल में, कंपनी में VFD का यूज होता है। VFD या फिर वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ट्रिपल VFD। ठीक है, नेक्स्ट देखना है कि एक कई पूर्व प्रदीप्ति किसी सतह को रोशन कर रही हैं तो कुछ हद तक ओवरलैप करना तय है। ठीक है, कुछ प्रदीप्ति क्षेत्रों के किनारों से बाहर भी हो सकती हैं। इसे हम कहते हैं स्पिल लाइट गुणक। इसको हम क्या कहते हैं?
स्पिल लाइट गुणक, मूल्यह्रास अलग चीज़ है, बीम ल्यूमेन बीम कोण ये सब अलग है, इसको स्पिल लाइट गुणक कहते हैं। एक नया सवाल है, देखना ये एक नया सवाल है ना। आगे बढ़ते हुए हम अपने क्वेश्चन 272 नंबर तक पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए एडवांटेज ऑफ डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, देखना बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, है ना। मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा। एचवीडीसी मतलब कि एचवीडीसी मतलब हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ये जो एचवीडीसी है इसका पूरा नाम है। एचवीडीसी यानी कि हाई वोल्टेज डीसी को अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो पहला हमें फ़ायदा ये मिलता है कि कोरोना हानि से मुक्त होती है ना। कोरोना हानि से ये क्या होती है, मुक्त होती है। दूसरा स्किन इफेक्ट यानी कि सतह प्रभाव से मुक्त होती है कि नहीं। और तीसरा आंधी तूफान से मुक्त होती है, आंधी तूफान से मुक्त होती है। और चौथा प्रतिक्रियाशील, है ना, प्रतिक्रियाशील शक्ति से मुक्त होती है, प्रतिक्रियाशील शक्ति से ये क्या होती है, मुक्त होती है। बहुत सारे फायदे होते हैं इसमें, हानि कम होती है इसलिए पावर लॉस कम होती है, पावर लॉस इसमें क्या होता है, पावर लॉस कम होता है। इसके अलावा इसकी जो दक्षता है वो एसी से क्या होती है, अधिक होती है ना। तो ये सारे एचवीडीसी के फायदे हैं। एक और फायदे लिख लो कि पतले तार का प्रयोग किया जाता है ना। पतले तार, वन सेकेंड, पतले तार से हाई वोल्टेज, है ना, हाई वोल्टेज संचरण, हाई वोल्टेज संचरित किया जा सकता है, मतलब कि पतले तार से ही हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि ना कोरोना का दिक्कत, ना तो स्किन इफेक्ट का दिक्कत, आंधी तूफान का दिक्कत, है ना। तो एचवीडीसी से ये फ़ायदा हमें होते हैं, है ना, एचवीडीसी। और सबसे ज़्यादा जो एचवीडीसी होते हैं ना वो भूमिगत केबल वाला होते हैं, ध्यान रखना, अंडरग्राउंड सिस्टम। इसीलिए मैंने आपको लिखाया है यहाँ पर, इसीलिए लिखा है आंधी तूफान से ये फ्री है ना, आंधी तूफान प्रूफ, आंधी तूफान प्रूफ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके खिचड़ी बना दिया मैंने, है ना। इसके लिए कई चालकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एसी की तुलना में उच्चतर वोल्टतापात का अनुभव होता है, नहीं वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, इसीलिए तो पावर लॉस घट गया तो दक्षता बढ़ा है। इसमें कोरोना हानि कम होती है, क्या होती है, कोरोना हानि कम होती है। कोरोना हानि पावर को लॉस कराने के लिए जिम्मेदार होता है। पावर हानि कम हो गया, कोरोना हानि तो पावर बढ़ गया। इसमें प्रेरकत्व, धारिता और फेज विस्थापन की समस्याएं आती है। नहीं आती भाई, ज़बरदस्ती है ना, नहीं आती तो भी ज़बरदस्ती है। ठीक बा, आगे बढ़े 273 नंबर का कि यदि ड्राइव आयरन बॉक्स गर्म नहीं हो रहा है, ड्राई आयरन बॉक्स गर्म नहीं हो रहा है तो कौन सा कार्यवाही करके संभवतः इसे ठीक किया जा सकता है, जान लो। नहीं तो ऐसा प्रेस खराब हो जाता है ना तो तुरंत ले जाकर के मार्केट में दुकान वाले को सौंप आते हैं, भैया ठग लेते हैं पैसे फालतू के। देखो, ताप नियंत्रण सेटिंग को सही से ठीक करें। अरे भैया ठीक कर लिया हमने, फिर भी गर्म नहीं हो रहा है ना। ताप नियंत्रक को बदलें, क्या करें, ठीक कर लिया, सही नहीं हो रही सेटिंग से तो ताप नियंत्रक को क्या करें, रिप्लेस कर दें। ताप नियंत्रक को रिप्लेस, भू संयोजन को सही करें, गलत। सोल प्लेट पर खुरदरे धब्बे साफ करें, गलत। नहीं, ये सब नहीं है। ये ताप नियंत्रक को बदल दें, यानी कि ये क्या है, ताप नियंत्रक, इसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट। इसको क्या कही जाती है, थर्मोस्टेट, है ना, रोटरी प्रकार का। कौन सा, रोटरी थर्मोस्टेट स्विच, है ना, रोटरी थर्मोस्टेट स्विच है। और इसको रोटेट करके, घुमा घुमा करके हम टेम्परेचर सेट करते हैं ना। अगर आपको पतले कपड़े प्रेस करना है तो कम टेम्परेचर, जीन्स प्रेस करना है, वैसे तो जीन्स कोई करता नहीं, मान लो अगर जीन्स जैसे मोटे कपड़े को प्रेस करना है तो उसके लिए अलग टेम्परेचर, कैसे सेट करोगे, इसी से सेट होता है। ओके, ठीक है ना। 73 नंबर का नेक्स्ट, इन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग मिक्सचर। तो ग्राइंडिंग मिक्सचर में यूनिवर्सल मोटर यूज होता है। सबसे बड़ी फ़ायदा होती है कि एसी सप्लाई से भी ये चलेगी और
डीसी सप्लाई से भी चलेगी, है ना, दोनों सप्लाई से ये चलती है, एसी डीसी दोनों सप्लाई से चलती है। सिंक्रोनस मोटर ओनली एसी, हिस्टैरिसीस मोटर ओनली एसी, प्रतिकर्षण मोटर ओनली एसी से चलेगी, ओनली एसी से चलेगा, है ना। ओके, सारे सवाल हो गए ना। चलिए लास्ट ये है, अंतिम वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मोस्ट लाइकली टू सी एक्सटेंसिव यूज इलेक्ट्रिक ड्राइव। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है, विद्युत ड्राइव है जो, है ना, किस उद्योग में विद्युत ड्राइव का व्यापक उपयोग होने की संभावना सबसे अधिक होती है। मतलब कि जो वीएफडी होता है उसका प्रयोग किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, वो टेक्सटाइल कंपनी में, टेक्सटाइल मिल में सबसे ज़्यादा होता है ना। टेक्सटाइल मिल में सबसे ज़्यादा होता है, किन कामों के लिए होता है ना, बोबिन वाइंडिंग के लिए। किसके लिए? बोबिन वाइंडिंग के लिए। इसके अलावा यॉर्क बनाने के लिए। यॉर्क पता है क्या है? यॉर्क नहीं पता है? यॉर्क बनाने हेतु, यॉर्क का मतलब होता है पतला धागा, है ना, पतला पतला धागा बनाने के लिए जो मशीनें चल रही है ना, वो विद्युत ड्राइव से कंट्रोल हो रही है। बोबिन हो गया, यॉर्क हो गया। इसके अलावा ये आपका बुनाई में, बुनाई करने वाली जो मशीन होती है ना, बुनाई करने वाली जो मशीनें होती हैं, यॉर्क बनाने वाली जो मशीनें होती हैं, और बोबिन वाइंडिंग वाली जो मशीन है, उन सभी में वीएफडी का प्रयोग करते हैं। वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, है ना, इसका नाम का है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है ना कि एनर्जी को ये बचत करती है, सेव करती है, ठीक है ना। तो कपड़ा टेक्सटाइल मिल में, फिल्म में ये नहीं की जाती, एग्रीकल्चर में नहीं होता, या रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी नहीं होता, ये केवल यहीं पर होता है। तो ठीक है भैया, शुरू से लेकर अंतिम तक आप बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बार बार धन्यवाद, है ना, 50-50 धन्यवाद अगर सब कोई देख रहे हैं अभी तक क्लास को। तो 25 सवाल थे हमारे, सारे सवाल का जो है वो सॉल्यूशन डिटेल से देने का प्रयास किया, और इस लेवल तक का दिया कि किसी लेवल तक का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेना तो आप उसको नस्ते नाबूद कर सकते हैं। हर सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा सवाल किस प्रकार से मुंह उठा करके चला है, उसको आपको ताबड़तोड़ जवाब देने के लिए, है ना, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो भैया अब तुरंत चले जाओ, नीमी टेक्निकल क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप्स नहीं होगा तो डाउनलोड कर लो, है ना, तो फिर आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और पीडीएफ यहीं पे मिलेगी आपको। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? यहीं पर मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा मैराथन क्लास सफल हुआ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, और फिर लाइक भी करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसे सवाल बनाने में, है ना। रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में। ऐसा तो है नहीं यार कि मेरे पास टाइप राइटर अलग हैं, या मेरे पास कंटेंट राइटर अलग है, कंटेंट बनाने वाले अलग हैं, है ना, एडिट करने वाले अलग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हूँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, चाहे लिखना हो, एडिट करना हो, है ना, कंटेंट क्रिएट करना हो, जो भी करना है, थंबनेल बनाना हो, सब कुछ मैं खुद से बनाता हूँ। इसलिए मेहनत दबा के चल रही है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन वाली जो मिठाई होती है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। बस उसी को खाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। इसलिए शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना। बाकी अपना ख्याल रखना। कल सुबह 8 बजे फिर से मिलते हैं एक नई उद्देश्य के साथ, नई उमंग के साथ। थैंक यू।